विधानसभा के चर्चित समाजसेवी पूर्व पिपरा विधानसभा के प्रत्याशी अभी मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज भाई। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह चूँकि कंटिन्यू समाज हित के लिए निरंतर लगे रहते हैं और जो भी सामाजिक मुद्दा है उसको उठाते हैं, ढंग से अपनी बातों को कैमरा पर रखते हैं। जानने का प्रयास करेंगे, इनका भी बहुत ही लालसा है कि विधायक बने, आखिर क्या कुछ इनका उद्देश्य है अपने विधानसभा के प्रति, बिहार के प्रति, इस पर जानकारी लेंगे। और जो पूर्व में विधानसभा में विधायक हैं उनके कार्यकलाप में भी कुछ प्रकाश डालेंगे इनके द्वारा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। क्या आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और फिर से 2025 में भी लगता है कि अब शायद विधानसभा तन ढंग से एकदम तैयारी है? बिल्कुल एकदम बिल्कुल लड़ना है, उसमें कोई कुताही नहीं है, उसमें कहीं किंतु लड़ना ही है कि मैंने लड़ के जितना भी है कि लड़ना है? नहीं, लड़ के अपने जो विधानसभा के अंदर जो जितनी भी समस्याएं जो मैं देख पा रहा हूँ उन सब से हमारे जितने भी बिहार पिपरा विधानसभा के जो हमारी जनता है उन सब को उससे निजात दिलाएंगे। जितने भी हमारे पिपरा विधानसभा के अंदर जो समस्याएं हैं, जो मूल रूप से आप समझिए इस बात को कि देश आज़ाद हुआ तो सब एक साथ आज़ाद होना चाहिए था ना, लेकिन हमारा बिहार काहे पिछड़ा है? आप समझिए पहले बात को। आप अगर पकड़िएगा, मान लेते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरा सिर्फ विधानसभा बहुत ज़्यादा विकसित लंदन बन जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये तो मुमकिन है नहीं। लंदन बनाने के लिए पूरे बिहार को विकसित करना पड़ेगा और पूरे बिहार को विकसित करने के लिए पूरे देश को विकसित करना पड़ेगा। तो देश तो विकसित हो रहा है लेकिन बिहार विकसित नहीं हो पा रहा है, और बिहार जब विकसित नहीं हो पा रहा है तो मेरा विधानसभा कहाँ से विकसित होगा? तो कुल मिला के समझ में यह आता है कि सिर्फ एक जगह को विकसित करने के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी विधानसभा को चमका दूंगा एक ही दिन में, तो वैसा कुछ नहीं होता है। एक आदमी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। लोग कहता है कहावत है, लेकिन यह हकीकत नहीं होता है, कहावत कहावतें रहता है। एक विधानसभा को विकसित करने के लिए पूरे बिहार को विकसित करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई कंपनी कारखाना अगर आएगा तो सिर्फ अगर मान लेते हैं मेरे पिपरा विधानसभा में लग जाएगा तो खाली मेरा पिपरा विधानसभा विकसित हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कोई कंपनी वाला पागल तो है नहीं, वो तो लाएगा तो राजधानी में लाएगा। तो ऐसी अगर 50, 100, 200, 500 कंपनी फैक्ट्री पूरे बिहार में अगर लगने लगे, हर जिला हर विधानसभा में 5-7 को फैक्ट्री लगने लगे, 2-4 को बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी खुलने लगे, 2-4 को बड़ा बड़ा अस्पताल खुलने लगे जिला में, तब न विकास होगा, तब न लोगों का समस्या दूर होगा। यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, नाली गली की समस्या है, ये है समस्या रियल में। थोड़ा सा बाढ़ आता है, अच्छा बाढ़ को लेकर अभी बरसात का मौसम है, आप समझिए पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सब जगह पर बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं। बरसात के पानी को स्टोर किया जाता है, उसके बाद खेती में सिंचाई के लिए दिया जाता है, केनाल बनाया जाता है, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। बिहार में कोई को डैम बनाया गया है, आप समझिए। हर साल बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आपदा के नाम पर उठा लिया जाता है और समस्या ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। बाढ़ आइए जा रहा है, लोग दहाइए जा रहा है, लोग बांध पर रहिए रहा है तिरपाल घेर के। तो इस समस्या का समाधान काहे नहीं निकल पाता है? यही सब समझने की जरूरत है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरे सही होने से नहीं होगा, मेरे विधानसभा के लोगों को भी सही होने से होगा। पूरे बिहार के लोगों को मिलकर बिहार का विकास करना पड़ेगा। पूरे बिहार के लोगों को मिलकर अपने नेताओं से सवाल करना पड़ेगा कि आपने 5 साल विधायक रहा, आप 5 साल सांसद रहे, तो आप 5 साल में क्या क्या किए ये बताइए, लिस्ट जारी करिए। ये तो कोई पूछता नहीं है। यहाँ तो पूछता है कि हमारे जात के कौन है उसको वोट दे दीजिए, आरजेडी से कौन आया है उसको वोट दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कौन आया है उसको वोट दे दीजिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि मुमताज भाई बिहार में क्या कोई नई पार्टी का गठन करेंगे क्या बिहार विकसित करने के लिए? नहीं, देखिए बात पार्टी के गठन करने का नहीं है। अगर सच्चे दिल से प्रयास हो तो गांधी जी देश आजाद करवा दिए कि नहीं करवा दिए? अकेले ही चले थे लोग मतलब अकेले चले, कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, यही ना हुआ। तो अगर मैं प्रयास करूंगा, मेरे साथ आप प्रयास करिएगा, आपके साथ और भी लोग प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जिनको समाज की चिंता है वो लोग अगर प्रयास करेंगे तो पार्टी का कौन औकात है? पार्टी क्या होता है? पार्टी लोग से बनता है। तो जब लोग सही हो जाएंगे तो कितनों करप्ट पार्टी होगा, पार्टी अपने आप सही हो जाएगा। तो जब पार्टी सही हो जाएगा तो बिहार में कैसे नहीं विकास होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। जो नेता लोग हैं ये लोग ही भ्रष्ट हो चुके हैं और साथ में उतना ही दोषी जनता भी है। जनता भी जाति देखती है, धर्म देखती है, पैसा देखती है, दारू देखती है, मुर्गा देखती है। और ये हर इंसान जानता है
वोट के समय में लालच, सब पैसा के चक्कर में फिराक में पड़ा रहता है कि कौन नेता पैसा बांट रहा है, कौन खाना बांट रहा है, कौन का बांट रहा है। कोई ये थोड़ी पड़ा रहता है जनता कि भैया कौन स्कूल का बात कर रहा है, कौन हॉस्पिटल का बात कर रहा है, कौन ये कह रहा है कि हमारा लोग जो बाहर दूसरे जगह जाके गाली खा रहा है, 10,000 8,000 का नौकरी कर रहा है, वो यहीं उसको नौकरी मिलेगा, उस पर तो कोई बात करता नहीं है, लोग पूछता भी नहीं है। तो जो लोग खोजता है वही लोगों को मिलता है। इसी वजह से बिहार में विकास हो नहीं पा रहा है। तो ये बताइए कि बिहार में अभी फिलहाल जो सर्वे चल रहा है जी, आपको थोड़ा सा नोट ले रहे हैं, हाँ। इस सर्वे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या इससे बिहार को, इस सर्वे से राजस्व विभाग को फायदा होने वाला है, आम आदमी को फायदा होने वाला है, या फिर यह प्रोपेगेंडा है? देखिए बताते हैं, बिहार में जमीन सर्वे जरूरी है। इसलिए जरूरी है, ये होना चाहिए। होना इसलिए चाहिए क्योंकि 100 साल से अधिक हो गया है सर्वे हुए, समझिए, और लोगों के पास पेपर नहीं है, जमीन के कागजात नहीं है, खतियानी जमीन है, कौन किसका बेच दिया, कौन किसका लिखवा लिया, पटदार में मारा पीटी झगड़ा सब आए दिन हो ही रहा है। तो जमीन का सर्वे हो जाने से कागज अप टू डेट हो जाएगा, एक क्लिक में आपका कितना जमीन है, किसके नाम से है, यह सब दिखाएगा। जमीन का सर्वे गलत नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जो फैसला लिए हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वह भी बहुत हिम्मत वाला फैसला लिए हैं, क्योंकि अभी तत्काल में आज़ादी के बाद से 2 राज्य में सर्वे का काम हुआ था और सर्वे के नाम पर सरकार गिर गई, यानी मुख्यमंत्री का पद पलट गया। तो नीतीश कुमार जी यह सब जानते हुए भी अपने पद पर रिस्क लेकर अगर जमीन का सर्वे करा रहे हैं तो यह हिम्मत वाली बात है, इसमें दाग देना चाहिए। उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन सही सिस्टम नहीं है। जिस सिस्टम से किया जा रहा है जमीन का सर्वे, यह गलत है। सीओ पैसा मांगिए रहा है, कर्मचारी पैसा ले रहा है, आप भेज दिए मुखिया जी के पास बंसावली बनवाइए, सरपंच के पास जाके बंसावली बनवाइए, और बंसावली के नाम पर पैसा मांगिए रहा है। जमीन सर्वे जो लोग करने आ रहा है, वो लोग पैसा लेके इसका नाम उसके चढ़ाने के फिराक में लगा है, उसका जमाबंदी उसके नाम पर चढ़ाने के फिराक में लगा है, तो गरीब को मिलेगा कहाँ? सरकार तो यह सोची कि अगर जमीन का सर्वे हो जाता है तो केस मुकदमा जो चल रहा है, इतना सारा केस मुकदमा 70% 60% तो भू से संबंधित मामला है कोर्ट कचहरी में, तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही गलत है। यहाँ सिस्टम ऐसा हो गया कि सरकार एसी रूम में बैठकर कलम चला दिया कि भैया जमीन का सर्वे हो जाए, लेकिन यहाँ जब जमीन पर आ पाइएगा तो जमीन पर नहीं ना हो पा रहा है। जमीन पर तो भ्रष्टाचार फिर अपरंपार हो गया, सीओ पैसा मांग रहा है, कर्मचारी अपने फिराक में लग गया। जो भूमि सर्वे करने के लिए जो लोगों को लाया गया है, जो लोगों को उसका जिम्मेदार बनाया गया है, वो लोग समझता है कि उनके पिताजी का ही जमीन है पूरा बिहार का। वो लोग अपने हिसाब से जो उसको पैसा पकड़ा रहा है, गांधी जी वाला नोट, उसके नाम से कलम चलाने का फिराक में लगा है। पटीदार लोग कागज अगर नहीं दे रहा है तो बिहार सरकार के मंत्री जी कहे कि पोर्टल से आपको 10 रुपये में कागज मिल जाएगा, और जिस दिन से कहे उस दिन से पोर्टल बंद है, पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। कितना ट्रैफिक उस पर बढ़ गया है। तो सिस्टम सही नहीं है। सबसे पहले सरकार को सिस्टम में सही करनी चाहिए, तब जाकर जमीन सर्वे करने चाहिए, तब जाकर मुकम्मल होगा। नहीं तो इस तरह से करेंगे तो लड़ाई हो रहा है आपस में, मारा पीटी हो रहा है, फटाफटी हो रहा है। अभी आपने देखा और कल परसों का न्यूज है, 80 को घर को जला दिया गया, वो जमीन का ही मामला है। तो यह तो एक मामला है, ऐसा हजारों मामला अभी होगा। आप देखिएगा जैसे जैसे जमीन का सर्वे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे होता जाएगा। तो गरीब लोग क्या करेगा बेचारा? गरीब है, मजबूर है, और दबंग लोग पैसा के दम पर, हथियार के दम पर अपने नाम से करा लेगा। मुमताज आलम अभी नीतीश कुमार का बहुत प्रशंसा की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुमताज आलम का थोड़ा सा इधर उधर जाने का कुछ विचार है? नहीं, देखिए नीतीश कुमार जी की प्रशंसा हम नहीं किए हैं, बस वो सर्वे का जो बात है वह एकदम परफेक्ट है। सर्वे होना चाहिए, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। सर्वे का सिस्टम आप सही करिए, मैं सिस्टम को दोषी ठहरा रहा हूँ, सरकार को नहीं। सरकार तो भाई कोई भी सरकार, नीतीश कुमार जी हमारे गाँव तो आएंगे नहीं सर्वे कराने खड़े होकर, लेकिन अब जो अधिकारी पदाधिकारी जिन लोगों को जिम्मेदार बनाए हैं उन लोगों को टाइट करने का जरूरत है। अगर टाइट कर दिए, सही सिस्टम लगा दिए तो सर्वे तो 1 नंबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, मुमताज आलम जी समाज सेवी हैं या नेता? देखिए पहली बात तो यह है कि कोई भी नेता पहले समाज सेवी ही होता है। समाज सेवी अलग चीज है, नेतागिरी अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग है, इससे कहीं इनकार नहीं है। लेकिन पहले समाज में मतलब कैसे इस चीज़ पर बता रहे हैं। देखिए समाज सेवी वो होता है जो समाज के लिए योगदान करता है, समाज में रहकर अपने समाज की समस्याओं को उसका निजात कराने की कोशिश करता है। अगर समाज में किसी को प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करने की कोशिश करता है, उससे नहीं होता है तो वो लड़ता है उसके लिए, उसको कहते हैं समाज सेवी। समाज में जैसे कि 10-15 गरीब लोग हैं, उनके पास घर नहीं है, कोई नेता सुन नहीं रहा है,
तो उसका लिस्ट बनाकर वो जाते हैं, वीडियो ऑफिस में जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, बात विचार करते हैं, नहीं होता कलेक्टर के पास दौड़ते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, समाज में सही से समाज रहे, विकसित रहे समाज, इसके लिए लड़ते हैं, उसको समाज सेवी करते हैं। नेता कहते हैं जो चुनाव जीतता है, जो अपने समाज के लिए सरकार के फंड से, सरकार के पैसे के फंड से। आपसे सवाल है कि आप क्या हैं, इस चीज को पहले क्लियर कीजिए, समाज सेवी या एक नेता? फिलहाल हम अभी समाज सेवी हैं, आप समझिए। हाँ, अभी समाज सेवी ही हम हैं। हम 2020 में बिहार, कैसे बताते हैं, हम 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े, फर्स्ट टाइम हम चुनाव लड़े। लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया, जितना प्यार दिया वो बहुत था, क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर कोई उतना वोट नहीं ला सकता है, लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्या मुमताज आलम 2020 में चुनाव लड़ने के बाद निरंतर 4 सालों से जमीनी स्तर पे जो आपके विधानसभा के लोग हैं उनके साथ हैं? बिल्कुल, मैं लगातार जब से विधानसभा का चुनाव 2020 का लड़ा, उसके बाद से लगातार अभी तक मैं कहीं भी अपना पिपरा विधानसभा छोड़कर एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फोटो डालने पर सब जगह जाकर, कहीं किसी के श्रद्धा कार्यक्रम में जाकर फोटो डालना, कहीं विवाह में फोटो डालना, वो सब काम ज़्यादा हम नहीं करते हैं, दिखावे वाला काम हमारा नहीं है। मेरे विधानसभा में जाइए और आप पता करिए, जो लोग जानते हैं, जो लोग हमको जानते हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं हमारे विधानसभा के अंदर। हम हॉस्पिटल के लिए आवाज उठाते हैं, हम गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, हम हमारे वहाँ जिस गांव में रोड नहीं है, जिस गांव में स्कूल नहीं है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, कलेक्टर के पास जाकर आवेदन देकर हम आते हैं। इतना हम करते हैं हमारे लिए, हमारा जो भी है हमारे विधानसभा का समस्या, उससे हम एकदम अवगत हैं, एकदम रूबरू हैं। पिछले 4 साल में क्या मुमताज आलम के ऊपर किसी भी तरह का कोई FIR कोई हुआ है, रंगदारी जमाई कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं। हम ना गलत दिशा में जाते हैं, ना ही गलत काम करते हैं। अगर कोई गलत काम करता है तो हम तुरंत वहाँ से साइड हो जाते हैं। गलत का हम बिल्कुल समर्थन कभी कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो सही है उसके लिए हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन गलत अगर कोई कर रहा है, अगर आकर हमारे पास पैरवी करेगा, तो सब हमारे बस का बात नहीं है। जैसे आपके विधानसभा में थाना भी है, कई सारे चकिया थाना है और मंडलीय अस्पताल है, मैसी थाना है, तो इस सब जगहों का बार बार कई बार देखा जाता है कि कुछ वीडियो सारा वायरल होते रहता है भ्रष्टाचार का जी। तो उस पर क्या कहेंगे? अगर मुमताज आलम अगर आते हैं चुनाव जीतकर, तो ऐसे व्यवस्थाओं में क्या उम्मीद रखा जाए मुमताज आलम से? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर जनता हमको चुनकर भेजती है, हमको विधायक बनाती है, तो जो अस्पताल का जो समस्या है हमारे यहाँ, वो हम अस्पताल, हमारा 3 प्रखंड है और उसमें लगभग 4 ऐसे थाना है जो मेन थाने हैं, जैसे चकिया हो गया, मेसी हो गया, पिपरा हो गया और तेतरिया में भी है। ये 4 मुख्य रूप से थाना है। तो वहाँ देखिए, ऐसा नहीं, बड़े बड़े मंत्री लोग बोले हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार होता है, थाना के अंदर भी होता है भ्रष्टाचार, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मान लीजिए थाना का कोई स्टाफ है, वो भी तो इंसान है, उसको भी पैसा का जरूरत है, वो उसको भी लालच हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि कोई दूध का धुला हुआ है, कोई दूध का धुला नहीं, हम भी इंसान हैं, तो ये अलग बात है। लेकिन आपका स्वभाव, आपका विचारधारा क्या कहता है? बहुत सारे अभी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे हवलदार हैं, छोटे रैंक के पुलिस पदाधिकारी अधिकारी हैं, छोटे रैंक के, एकदम इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। और वहीं कहीं आप वीडियो वायरल होता है तो पता चलता है कि भ्रष्टाचारी पुलिस वाले हैं, घूस लेते पकड़े जाते हैं। इस तरह के लोग सब जगह होते हैं। जब मैं विधानसभा में आऊँगा, मैं विधायक बनूंगा, तो मैं पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगा दूंगा। देखिए, एक जब नेता बनता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि नेता दमदार होनी चाहिए। आप कहते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनिएगा, आप कहता है कि सही आदमी होना चाहिए। ए भैया, सही आदमी होगा तो सही आदमी को वोट कौन देता है ये बताइए? सही आदमी को कोई वोट दे रहा है आज के डेट में? सही आदमी को तो मार के भगा देगा, लोग वोटे नहीं देगा। नेता होना चाहिए, थोड़ा दम होना चाहिए, उसमें थोड़ा पावर होना चाहिए, थोड़ा लाउड होना चाहिए, लड़ने वाला होना चाहिए, दबंग टाइप भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर मुमताज आलम जो है दबंग भी हैं। देखिए, अगर जरूरत पड़ी, अगर गरीबों पर शोषण किया जा रहा है तो उसके लिए तो हम तांडव मचा देंगे, इतना तो हम हैं। लेकिन अगर कोई गलत आदमी ही गलत कर रहा है तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम सीधा जो प्रशासनिक जो होता है सिस्टम, उससे हम आएंगे और उसका उपाय लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे सामने किसी गरीब को सताया जा रहा है तो वो सोच भी नहीं सकता है हम उतना कर सकते हैं, क्योंकि हम ईमानदार व्यक्ति और सच्चे व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया जाता है इस बिहार में तो
केवल सिर्फ और सिर्फ गरीब और निचले स्तर के लोग। जी बिल्कुल, यह एकदम हकीकत है। इस बिहार में ही नहीं, यह देश का नियम है। जो गरीब लोग है उसको सताया जाता है, जो मजलूम लोग है उसी को सताया जाता है। अपने ताकत का बल जो है वह सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों पर दिखाते हैं, दबंग लोग, और अपने आप को कहते हैं कि हम दबंग हैं। बिहार में ही बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दबंग लोग आज भी डेट में हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। कोई यहाँ बुर्बक या बिना दिमाग का लोग नहीं है बिहार के अंदर में, सब बुद्धि के तेज है और सब कोई जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे दबंग लोग हैं जिनको बाहुबली का दर्जा दिया जाता है। वह लोग करते हैं गरीबों के लिए काम, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ गरीब को दबाते हैं, उसके ऊपर शोषण करते हैं और उसके नाम फिर उससे जबरदस्ती वोट भी लेते हैं और चुनाव भी जीतते हैं और शासन भी करते हैं। तो इस तरह के लोग हैं बिहार में। पूरे बिहार के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, सही लोग नहीं उचित लोगों को वोट देने की जरूरत है। सही तो चाहिए लेकिन उचित लोग जो उसके लायक हो, सीधा साधा लोगों को वोट दे दीजिएगा। विधानसभा में बोलने का लोढ़ैया नहीं है। हमारे जो विधायक हैं विधानसभा, आप हमारे पिपरा विधानसभा के आप विधायक का देखिए, आज उनका 10 साल पूरा होने वाला है। 10 को विधानसभा में उनका वीडियो नहीं दिखाई देगा। 10 को स्पीच आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि विधायक होता क्या है। उनको पार्टी टिकट दे दिया, वो अब जाति के नाम पे जीते, धर्म के नाम पर जीते, चाहे जिसमें दम पे जीते, वो बस जीत गए। समझिए कि वो लहर चला, उसमें वो भी निकल गए, नहीं पार लग गया उनका। उनको आज तक मालूम नहीं है कि विधानसभा में जाकर बोलना क्या है, विधानसभा में जाकर मांगना क्या है अपने विधानसभा के लोगों के लिए, या आज तक उनको नहीं मालूम है। 2 बार से चुनाव जीते हुए विधायक जी, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, लोग जाति धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, लोग वैसे ही लोगों को चुनकर भेज दे रहा है, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। आप अभी बिहार को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए बिहार अभी समझिए कि प्रशांत किशोर जी जिस लहजे में कहते हैं, जिस लैंग्वेज में वो कहते हैं कि बिहार को नेता लोग न सुधरने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया, यह बात बिल्कुल सत्य है। सिर्फ इस बात पर मैं प्रशांत किशोर जी का साथ दूंगा, वह एकदम सही बात बोल रहे हैं कि बिहार के जितने भी नेता हैं, यानी 1-2 नेता को छोड़कर पप्पू यादव जी जैसे लोग जो हैं वो बिहार के लिए सदियों से लड़ते आए हैं। तो उन जैसे लोगों को छोड़कर बाकी जितने भी नेता हैं वह लोग यह मान चुके हैं कि बिहार अब कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। बिहार का लोग ट्रेन में भर के मजदूरी करने दूसरे राज्य में जाएगा, वहीं गाली खाएगा, वहीं मार खाएगा, पिटाएगा, फिर आएगा ट्रेन में भर के, फिर यहाँ 2-4 दिन रहेगा, वोट देगा, चला जाएगा, पैसा लेकर दारू पी के वोट दे देगा, चला जाएगा, फिर वहीं जाकर मार खाएगा। यह बिहार का नेता लोग समझ चुका है और जनता भी इसको कहीं हद तक मान चुकी है। इसीलिए वर्तमान में जो प्रशांत किशोर जी पदयात्रा निकाले हैं और जो वह बात कह रहे हैं, उनके बातों से बहुत सारे लोग सहमत हैं। मैं भी उनके बातों से सहमत हूँ। अभी फिलहाल उनका पार्टी या कोई दल अभी बना नहीं है और मैं किसी पार्टी और किसी दल में हूँ नहीं और ना ही मैं किसी पार्टी दल का समर्थन करता हूँ। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं? बातों से तो लग रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, समझिए प्रशांत किशोर जी जिस तरह से सक्षम और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके नज़र में जो भी वो चीज़ों को दिखाते आए हैं कि यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, तमाम नेता शुरू से यही करके और अपना रोटी सेकते आए हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी ये भी तो कर सकते हैं कि कुछ पैसा जैसे वो खर्च करते हैं अपना पूरा जगह पे अपना कैंप लगाते हैं, अगर उस पैसे से बचाकर कुछ तत्काल में कुछ भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं ना, चूंकि संविधान जो है ना, भारत का संविधान सबको अधिकार देता है गलत के खिलाफ लड़ने का। तो आज तक उन्होंने किसी तरह का भी पहल किया कि कोई उनके नज़र में भ्रष्ट पदाधिकारी हो, हाँ उसका प्रचार जरूर किया कि यहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उस भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारी और प्रशासन और सिस्टम के लोगों पर कार्रवाई कैसे होगा, इसके बारे में कभी प्रशांत किशोर जी ने कभी कुछ चर्चा किया, चाहे कभी पहल किया उन्होंने खुद से? देखिए बताते हैं। पहली बात तो यह है कि पहले प्रशांत किशोर जी को आप समझिए कि क्या है। प्रशांत किशोर जी एक चुनाव रणनीतिकार है। वो चुनाव का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लोगों को चुनाव लड़वाते हैं, उनको जितवाते हैं, फिर उनको अचानक से लगा कि भाई अब हमको हमारे बिहार के लिए काम करना चाहिए, किसी दल किसी पार्टी के लिए बिहार के लिए काम करना चाहिए। तो अब वह यह सोचते होंगे, मेरा अपना मतलब जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, वह यह सोचते होंगे कि यहाँ इतना करप्शन है कि विरोध करने से खत्म नहीं होगा। अगर सरकार में आ जाते हैं, सरकार ही बना लेते हैं, तो फिर चुटकियों में कानून बनाकर हो या जैसे भी हो, या निर्देश देकर हो या आदेश देकर हो, चुटकियों में भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। यह उनका एक प्लान हो सकता है।
अकेले अगर मान लेते हैं पूर्वी चंपारण में आकर अगर कोई पदाधिकारी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, अब यहाँ आकर विरोध करेंगे तब तक नवादा में कोई कर लेगा, नवादा में जाएंगे तो पटना में कर लेगा, पटना में जाएंगे तो किशनगंज में कर लेगा। तो यह एक आदमी यहाँ वहाँ तो जा नहीं सकता है। और अगर सब जगह जाने लगे, पूरा बिहार का भ्रष्टाचार एक आदमी खत्म करने का फिराक में लग जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं? देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी जो राजनीतिक है ना, वो समझिए कि इमोशन वाली राजनीति है। लोगों पर, जैसे कि कैसे बोलते हैं, लोगों पर इमोशनल अत्याचार, वह इमोशन के साथ लोगों के साथ खेलते हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी इमोशन के साथ खेलती है लोगों को। अरविंद केजरीवाल बताते हैं कैसे खेलती है, बताते हैं। आम आदमी, अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, तो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, इंडियन अलायंस में लड़ी, पंजाब में लेकिन नहीं लड़ी, दिल्ली में लड़ी। जहां अरविंद केजरीवाल जी का पहला सप्ताह आया दिल्ली के विधानसभा में, वहां किसकी सरकार थी? अगर आप पता करिएगा तो कांग्रेस को हराकर अरविंद केजरीवाल जी आए। कांग्रेस का विरोध कर करके कांग्रेस को सुबह से लेकर रात तक गाली दे देकर सत्ता में आ गए। पूरा दिल्ली का सत्ता अपने यहाँ लिए, कांग्रेस सुपरा साफ हो गया। पंजाब में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी, अकाली दल की थी। वहां भी कांग्रेस को गाली दे देकर या अकाली दल को गाली दे देकर वहां भी सत्ता में आ गए, हथियार लिए। इन दोनों जगह पर कांग्रेस को हरा कर आए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा कर आए। आप समझिए, दिल्ली में आज वर्तमान में 7 लोकसभा का सीट था, 7 भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। काहे वहां आम आदमी पार्टी नहीं जीता या कांग्रेस नहीं जीता? दूसरी बात, एक मिनट मैं आप सवाल से आपको मोड़ना चाहूंगा थोड़ा देर के लिए, आप समझिए इस चीज को। दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पार्टी जब बनाए थे, उस समय 2-4-10 पन्ना रखे थे और पन्ना को दिखाते थे लोगों में कि अब देखिए सोनिया गांधी जेल जाएंगी, मनमोहन सिंह जेल जाएंगे, शीला दीक्षित का बेल नहीं होगा, ठीक है, इस तरह का वो करते थे। और कर करके अगर देखिए भारत में कहा जाए तो सबसे बड़ा मतलब कि ऐसा पॉलिटिशियन जो भैंस चराने वाले से लेकर और एक IPS तक का कोई अगर माइंड वॉश कर लिया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। इस चीज को मानते हैं? नहीं मानते हैं। देखिए बताते हैं, हम अभी क्या बोले, इमोशन। लोग अभी समझा नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगा। मेरे सवालों का जवाब ये नहीं है, यस नो में दीजिए। नहीं, उन्होंने पार्टी बनाया, उन्होंने अच्छे लोगों का माइंड वॉश कर लिया था। तो माइंड वॉश कर लिया, वही तो हम भी कर रहे हैं, इमोशन। तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार में भी कहीं अरविंद केजरीवाल पार्ट 2 कहीं करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? नहीं, प्रशांत जी ने बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी क्या है, हम बता रहे हैं। कांग्रेस का सुपरा साफ करने के लिए 3-4 पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बैक से सपोर्ट करती है। हम बताते हैं कौन कौन है। पहला अरविंद केजरीवाल, आज 99 को लोकसभा का सीट है कांग्रेस का, कभी पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर जीती हुई है, या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राज कर रही है, अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो या तो कांग्रेस होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी होता, तो ही ना होता। लेकिन समाजवादी पार्टी घुस गई। बिहार में RJD है, अगर RJD नहीं होता तो कांग्रेस होता। RJD का सुपरा साफ, कांग्रेस का सुपरा साफ कौन किया बिहार में? RJD ने किया। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट किया था कि नहीं किया था? अगर RJD के लोगों से पूछ दीजिएगा तो भाग जाएगा उठ के। पहली बार लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट किया, और उसी वक्त से डील चला आ रहा है कांग्रेस का सुपरा साफ करने के लिए। लेकिन यह बात राहुल गांधी जी को भेजे में नहीं उतरता है, कांग्रेस के भेजे में नहीं उतरता है कि उनको खतरा मोदी जी से कम और तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, अखिलेश यादव से, अरविंद केजरीवाल जी से, ममता बनर्जी से, इन लोगों से ज्यादा खतरा है उनको। इन लोगों ने मिलकर कांग्रेस का नैया डुबा दिया, एकदम खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल में थे, ठीक है ना? 6 महीना बाकी है, या 6 महीने में चुनाव हो जाएगा, 4 महीने में चुनाव हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलकर इस्तीफा दे रहे हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से कहेंगे कि अगर मैंने काम किया है, मैं ईमानदार हूं, तो आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए। इसका मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि कैसे दिमाग से खेल गए। 6 महीना का पद किसी और को देकर और 5 साल का अपनी आने के फिराक में लग गए अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि लोगों के बीच में जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। हमारे लोग तो इमोशन वाले न है भाई, इंडिया के लोग इमोशन, पीछे आगे नहीं सोचते हैं, इमोशन सोचते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इमोशन के साथ खेल रहे हैं, बोलेंगे कि भैया हम तो पद छोड़ दिए, हम अब उनके पास टाइम नहीं मिल गया, अब उन लोगों के पास जा जाके कहेंगे कि भैया फिर से हमको वोट दे दीजिए, हम ईमानदार हैं, हमको तो जेल में डाल दिया था। तो इससे नुकसान कांग्रेस का होगा कि भाजपा का होगा, हमको बताइए आप।
सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जितना आसानी से अपनी बातों को लोगों तक रख देते हैं, उस तरह से अगर पूरे भारत में देखा जाए तो एक प्रशांत किशोर जी हैं जो दिख रहे हैं कि अपने बातों को आसानी से किसी के दिमाग में अरविंद केजरीवाल को तो जितवा ही प्रशांत किशोर जी है। जो लोग नहीं जानते हैं राजनीति तो उनको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रशांत किशोर ही मुख्यमंत्री बनाए हैं। पूरा स्ट्रेटेजी जो है अरविंद केजरीवाल जी बनाए हैं। 2015 में बिहार में जब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर जी और नीतीश कुमार जी का बराबर का देन है। प्रशांत किशोर जी सजेस्ट किए थे तब बने। 2000 पिछली बार जो बंगाल में जो चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी का भी मदद प्रशांत किशोर जी किए, भगवंत मान जी का भी मदद प्रशांत किशोर जी किए। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ लिए। यह बात सही है कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है, जो माइंड वॉश करने का है, वह क्षमता उनमें थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का। यह बात कांग्रेसी को समझ में नहीं आता। सेम कंडीशन आप बार कांग्रेसी पर क्यों जा रहे हैं? इसलिए कांग्रेसी से आप पैसा तो नहीं है, कहीं अंदरूनी लगाव है? नहीं लगाव नहीं है। तकलीफ हो रहा है। कांग्रेसी समझिए कि कांग्रेस में अब ऐसा कोई नेता बचा ही नहीं है जिसके पास बुद्धि हो। लेकिन कांग्रेस से आपको हमदर्द क्यों? हमदर्दी नहीं है, आप नहीं तो समझे। आप कांग्रेस के वहाँ पे अकाली दल से पंजाब से लेकर पूरा बिहार तक कांग्रेस की बैठा, कांग्रेस खत्म हो गया। तो कांग्रेस के लोगों को मैं यही तो बात समझाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल से राहुल गांधी जब चपट के गले पड़ते हैं, वहाँ बी टीम उनको नहीं आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस आपको मतलब सुनिए बताते हैं धर्मवाद में आकर आपको टिकट नहीं, देंगे? धर्म हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का टिकट। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से सुपर साफ कर दिए तो चपट के गले पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी चपट के गले पड़ते हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ गई। 44 को विधानसभा की सीट पर सीधा कांग्रेस को अखिलेश यादव हरवा दिए उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव भाई हो जाते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक सीट पर चुनाव लड़ लेता है तो ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। बस इसी से हमको प्रॉब्लम है। हमको असदुद्दीन ओवैसी जी के पार्टी में हम नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है तब जब कांग्रेस को अपना दुश्मन सामने दिखाई नहीं देता है और एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ लेंगे तो इनको बी टीम नजर आने लगता है। उसी तरह से बिहार में आरजेडी 4 को विधायक तोड़कर ले आया एमआईएम का, तो ये अपने आप को बहुत बड़े चाणक्य समझने लगे। और इनका जब 4 को भाजपा विधायक लेकर भाग गया, जदयू लेकर भाग गया, इनके विधायक कांग्रेस में भाग रहे हैं, जन स्वराज में भाग रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ विधायकों को तोड़ा जा रहा है, बहकाया जा रहा है। तो उस वक्त आप कहाँ सोए थे जब एमआईएम के 4 विधायक तोड़ रहे थे? तो जैसा कर नहीं वैसा भर नहीं। बताइए इन सब विधायक टूट कैसे जाए? इतना आसानी से सब लोग होते हैं, आसानी से नहीं टूटता है। आसानी से नहीं टूटता है। पहली बात तो यह है कि विधायक को पैसा दिया जाता है, करोड़ों का फंडिंग ऑफर किया जाता है। हाँ, करोड़ों की, भैया मेरा सरकार है, आप मेरे में आ जाइए, इतना करोड़ ले लीजिए, फलाना फंड दे देंगे, जाइए कमाइए दबा के, उसके साथ रहिएगा। हर विधायक जानता है कि अगला चुनाव में जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, उसको पता है कि अगला चुनाव में नहीं जीतूंगा, ना मान के चलता है। कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है, नहीं कोई बात आपको बताएगा नहीं, कोई भी नेता जब चुनाव जीतता है उसको पता होता है कि आज तो जीत गए हैं लेकिन कल नहीं जीतेंगे, जो भमोरना भमर लो, जो कमाना है कमा लो। और ये 99% नेता यही सोचकर भाग जाता है इधर से उधर, उधर से उधर। तो पैसा मिलता है, वो अपना पैसा लेने के फिराक में लगा रहता है, जो सैलरी आता हो भाग भरोसे अगर दूसरी बार जीत गया तो तब का तब देखेंगे। लेकिन अभी जीते हैं तो सोचता है कि 5 कुछ मेरा यही में खा ले कमा ले, इसलिए भागता है लोग। तो यह रहे मुमताज आलम भाई, पिपरा विधानसभा का प्रत्याशी हैं और अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखते हैं, समाज के लड़ते भी हैं। आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।